मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हूँ। जो भी लड़की मुझे एक बार देख ले तो देखती ही रह जाती है। एक दिन अपने काम के सिलसिले में मुझे पुणे से बेंगलोर जाना पड़ा। यह सफ़र मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। ट्रेन का टिकट मैंने पूरे 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था ताकि सफ़र आरामदायक हो। ट्रेन शाम 7 बजे की थी और मैं समय से पहले स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे भरने लगी। हर कोच में भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपनी सीटों पर जम गए थे तो कुछ खड़े खड़े ही जगह तलाशने में लगे थे। माहौल में हल्की हल्की गर्मी और शोर था। तभी मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी जो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मेरी ओर आ रही थी। वह करीब 50 साल की होंगी। उनके साथ 2 लड़कियां थीं। तीनों अपनी जगह तलाशती हुई मेरे पास आईं और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गईं। महिला का नाम निर्मला था। वह विनम्र स्वभाव की लग रही थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम अंकिता था, जो लगभग 19 साल की थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था और अपने लंबे बालों को एक खूबसूरत चोटी में गूंथा था। उसकी खूबसूरती ने मेरी नजरें उसकी ओर खींच लीं। वहीं उसकी छोटी बहन का नाम पूजा था और वह 16 साल की थी। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कोई भी जगह दिखती थी वहीं बैठ जाता था। कुछ नीचे बैठ रहे थे, कुछ बाथरूम के पास जाकर बैठ रहे थे और कुछ ट्रेन के दरवाजे के पास। गर्मी बहुत थी क्योंकि यह मई का महीना था। आंटी को बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकती हूँ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बीपी की दिक्कत है। मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं अपनी सीट किसी को नहीं देना चाहता था। फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़कर उनके पास झुककर देखा तो अंकिता और पूजा दूसरी तरफ बैठी हुई थी। मुझे लगा कि उनके पास बैठने को जगह मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठ सकती हैं और मैं अंकिता के पास बैठ जाऊंगा। मैं उठकर अंकिता के पास आ गया। अब हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। ट्रेन के झटकों से हमारा शरीर एक दूसरे को छू रहा था। मेरे शरीर का स्पर्श उसके शरीर को हो रहा था, जिससे वह थोड़ी असहज हो रही थी और अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भीड़ के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मम्मी की तो कुछ और ही बात होती है। पापा कह रहे थे कि एसी का टिकट बुक करते हैं, लेकिन मम्मी कुछ सुनती नहीं। उन्होंने कहा, एसी में तो घुटन होती है और यहाँ तो मुझे गर्मी लग रही है। वह फिर से थोड़ा सरकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह नहीं थी। मैंने उसे कहा, ट्रेन में हमेशा ऐसी ही भीड़ होती है। एक बार तो मैंने बाथरूम में बैठकर पूरी यात्रा की है। ये सुनकर अंकिता एकदम बोली, आप क्या बोल रहे हैं? बाथरूम में बैठकर यात्रा की? बाथरूम में कैसे बैठ सकते हो? आपके पास टिकट नहीं था क्या? मैंने कहा, नहीं, मैंने पहले से टिकट बुक किया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी सीट तक भी नहीं जा पा रहा था। उसने कहा, अब तो इतनी भीड़ है भाई, आप अब भी बाथरूम में जाकर बैठ जाइए, तब थोड़ी जगह बनेगी। ऐसा कहकर उसने मुझसे थोड़ी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जगह थी ही नहीं। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए। ट्रेन में बहुत गर्मी हो रही थी। अंकिता और आंटी ने जो पानी साथ लाया था वह सफर के बीच में ही खत्म हो गया। गर्मी के कारण उन्हें बार बार प्यास लग रही थी। दोनों बस अगले स्टेशन के रुकने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला नजर नहीं आया। यह देखकर आंटी और अंकिता परेशान हो गईं। गर्मी और प्यास के कारण अंकिता खुद को बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो इस गर्मी में मैं यकीनन बेहोश हो जाऊंगी। उसकी आवाज में थकावट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे भीतर कुछ करने की इच्छा जाग उठी। मुझे लगा कि किसी तरह पानी लाना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। चारों ओर लोग खड़े थे और रास्ता बनाना असंभव लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र इमरजेंसी खिड़की पर पड़ी, जो हमारे पास ही थी। मैंने तुरंत एक फैसला लिया। मैंने खिड़की की ग्रिल को ऊपर की ओर सरकाया और अपने बैग को अंकिता और पूजा के पास छोड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। अंकिता और आंटी मुझे आश्चर्य से देख रही थीं। शायद वे सोच रही थीं
कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्टेशन पर दौड़ते हुए मैंने जल्दी से एक पानी की बोतल और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीदी। पसीने से तरबतर मैं इमरजेंसी खिड़की के पास वापस आया और उसी खिड़की से अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक अंकिता की ओर बढ़ाई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव थे। उसने तुरंत पानी की बोतल ली और एक लंबा घूंट लिया। उसके बाद उसने हल्के से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और मजाकिया लहजे में बोली, थैंक यू बाथरूम वाले। उसकी इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे बाथरूम वाला मत कहो, सबको लगेगा कि मैं बाथरूम साफ करने आया हूं। वह बोली, तो फिर मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता, तो मैं आपको क्या कहूं? मैंने कहा, मेरा नाम रोहन है। वह बोली, थैंक यू रोहन, तुम्हारे कारण हमें पानी और कोल्ड ड्रिंक मिला। मैंने कहा, इट्स ओके। ट्रेन चलने लगी थी और झटकों के साथ मेरे और अंकिता के शरीर हल्के हल्के एक दूसरे को छूने लगे। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन अंकिता पूरी तरह सामान्य लग रही थी। ट्रेन की गति के साथ यह स्थिति बनी रही और लगभग आधा घंटा बीत गया। अचानक अंकिता ने पूजा की ओर झुककर धीरे से कहा, यार, बेवजह कोल्ड ड्रिंक और पानी पिलाया, अब मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर पूजा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद अंकिता अपनी मां की ओर मुड़ी और थोड़ी झिझकते हुए बोली, मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। आंटी ने पहले उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, तो जाओ बेटा। अंकिता उठी और दरवाजे की ओर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वहां की स्थिति देखकर वह ठिठक गई। वहां इतनी भीड़ थी कि लोग फर्श पर बैठे हुए थे और रास्ता पूरी तरह बंद था। कोई खड़े होकर भी एक दूसरे से सटे हुए था। वह वापस आई और झुंझलाते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। अंकिता ने अपनी मां से कहा, बहुत भीड़ है, लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, ऐसे में वॉशरूम तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं यह सब देख और सुन रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे कहा, क्या हुआ? तुम वॉशरूम जा सकती हो। जो भी लोग रास्ते में बैठे हैं वे उठ जाएंगे और रास्ता देंगे, तुम कोशिश तो करो। अंकिता ने मेरी ओर देखा और हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, हम कैसे जाएं? वहां हर जगह लोग बैठे हैं, कौन उठेगा हमारे लिए? आंटी ने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा, क्या तुम इनके साथ जा सकते हो? इनकी मदद कर दो। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है आंटी, मैं इन्हें वॉशरूम तक ले जाता हूं। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंकिता और पूजा मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने रास्ते में बैठे लोगों को एक एक करके धीरे धीरे हटने के लिए कहा। हम जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि सारे वॉशरूम व्यस्त थे। हर दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा था। अंकिता और पूजा दोनों मेरी ओर देख रही थीं, मानो पूछ रही हों कि अब क्या करें। तभी एक वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने तुरंत पूजा से कहा, तुम पहले जाओ। पूजा ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। अब मैं और अंकिता वॉशरूम के पास खड़े थे। अंकिता बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी मां से कहा, वरना तुम तो बस सीट पर बैठकर ही परेशान होती रहती। अंकिता ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तभी एक लड़का अंकिता को घूरकर देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे ओ भाई, क्या तुमने कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी? क्या तुम आदिवासी जमाने से आए हो? कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? मेरी यह बात सुनकर वह दूसरी तरफ देखने लगा। यह सुनकर अंकिता हंसने लगी। इसके बाद एक दूसरे बाथरूम से एक आदमी बाहर आया और अंकिता उस बाथरूम में चली गई। जब दोनों लड़कियां लौट आईं, तो हम तीनों फिर अपनी सीट पर बैठ गए। वापस आने पर अंकिता अपनी मां से बोली, मम्मी, अगर रोहन नहीं होता तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उसने कितनी मेहनत से जगह बनाई और हमें वहां तक लेकर गया। रात के 9 बज चुके थे। धीरे धीरे लोग अपने खाने के डिब्बे निकालने लगे। हर तरफ खाने की खुशबू फैल गई थी, जो भूख को और बढ़ा रही थी। अंकिता, आंटी और पूजा ने भी अपना बैग खोला और उसमें से डिब्बे निकालने लगी। उनके खाने में सब्जी और भाकरी थी। जैसे ही उन्होंने खाने की तैयारी शुरू की,
अंकिता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम खिड़की पर जाकर बैठो और मेरी मम्मी को यहां आने दो। मैंने उसकी बात सुनी और बिना किसी झिझक के खिड़की के पास जाकर बैठ गया। आंटी मेरे स्थान पर आकर आराम से बैठ गईं। अब वे तीनों मिलकर खाने लगीं। अंकिता का हंसमुख चेहरा और पूजा की चंचलता इस पल को और भी सुखद बना रही थी। जब वे खाने में व्यस्त थीं, तो अचानक अंकिता ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, रोहन, तुम खाने के लिए कुछ लाए हो? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा लें, मैं ठीक हूं। यह सुनते ही अंकिता ने अपनी आंखों में हल्की शरारत लाते हुए कहा, अरे, हम तुम्हें नहीं खिला रहे हैं, हम तो बस यह पूछ रहे हैं कि तुम खाने के लिए कुछ लाए हो या नहीं। अब मैं थोड़ा सहज हुआ और जवाब दिया, हाँ, मैंने कुछ लाया तो है, लेकिन मैं आपके बीच कैसे खा सकता हूं? अंकिता ने मेरी ओर देखा और चिढ़ाने के अंदाज में बोली, अरे, ऐसा क्या लाए हो जो हमारे साथ नहीं खा सकते? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं बिरयानी लाया हूं, चिकन बिरयानी। यह सुनते ही अंकिता की आंखें चमक उठीं। वह उत्साहित होकर बोली, अरे वाह, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी बिरयानी नहीं खाती। हम दोनों तो बिरयानी के बड़े शौकीन हैं। इसके बाद उसने अपनी मम्मी की ओर मुड़ते हुए कहा, मम्मी, तुम खिड़की के पास जाकर बैठो और रोहन को यहां आने दो। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी और खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। अब मैं अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया और अंकिता और पूजा के बीच बैठ गया। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब अपनी बिरयानी निकालो, देखते हैं कैसी है। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से बिरयानी का डिब्बा निकाला। उसकी खुशबू पूरे डिब्बे में फैल गई। अंकिता ने तुरंत कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, चलो अब इसे हम तीनों मिलकर खाते हैं। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन यह काफी नहीं होगी, आप लोग पहले अपना खाना खा लीजिए। अंकिता ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, हम सब मिलकर खाएंगे। बिरयानी शेयर करने में ही तो मजा है। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। आंटी की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ गई थी। उन्होंने कहा, मुझे कैसे भी करके अब सोना पड़ेगा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और अकड़ गए हैं। तब मैंने अंकिता से कहा, अंकिता, ऊपर का सामान सीट के नीचे रखकर हम दोनों ऊपर बैठ सकते हैं। यहां आंटी सो सकती हैं और नीचे चटाई बिछाकर पूजा सोएगी। मैंने एक चटाई लाई है। इसके बाद आंटी ने कहा, बेटा, लेकिन यह तो तुम्हारी सीट है, हम यहां कैसे सो सकते हैं? तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाओ, मुझे ऊपर जाकर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आंटी ने नीचे चटाई बिछाकर पूजा को सोने को कहा और सीट पर आंटी सो गईं। ऊपर का सामान हमने सीट के नीचे रखा और मैं और अंकिता ऊपर जाकर बैठ गए। हम दोनों को ऊपर कोई नहीं देख रहा था। मेरे पास ही अंकिता बैठी थी। अब रात के 1 बजे थे। थोड़ी देर हम मोबाइल देखने लगे। इसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया क्योंकि मेरा मन मोबाइल में लग नहीं रहा था। मेरा मन तो कहीं और ही था। तभी अंकिता की आंख लग गई और उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। इसके बाद थोड़े समय में वह झपकी लेकर उठ गई। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा हुआ देखकर मुझसे सॉरी कहा। मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकती हो और आराम से सो सकती हो। इसके बाद अंकिता मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने देखा कि वह सो गई है। सोते सोते वह गिर ना जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ को पीछे ले जाकर उसके कमर पर रखा। तभी अंकिता जाग गई और वह मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तब अंकिता ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हैं? ऐसा किया तो मुझे नींद नहीं आएगी। तब मैंने कहा, सोना जरूरी है क्या? उस पर उसने कहा, क्या तुम्हें इतनी भीड़ में डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, डर तो लगता है, लेकिन इन लोगों का नहीं, तुम्हारा। तब उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी चिंता है। फिर मैंने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, लेकिन इससे आगे मत जाओ। इसके बाद उसने खुद मेरे हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखा और बोली, थैंक यू मुझे सहारा देने के लिए, नहीं तो मैं गिर जाती। सारे लोग सो गए थे, लेकिन हम दोनों ही जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे।
उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरी शिक्षा कितनी है, घर में कौन कौन है, मैं कितना कमाता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रेम की बातें भी शुरू हो गईं। हमारे दोनों मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जागृत होने लगीं। बातें करते करते अचानक आंटी ने उठकर ऊपर देखा। जब उन्होंने हमें बातें करते देखा तब अंकिता तुरंत सोने का नाटक करने लग गई। तब आंटी ने कहा, अंकिता तुम नीचे आकर सो, मैं बैठती हूँ। तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा अंकिता से दूर हो गया। फिर आंटी फिर से सो गईं। मुझे यह महसूस नहीं हो रहा था कि अंकिता मुझसे दूर जाए। थोड़ी देर के बाद अंकिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, सो गए क्या रोहन? तब मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर मैंने कहा, इतनी सुंदर लड़की के पास बैठकर सोने का मन कैसे करेगा? तब उसने हल्की सी मुस्कान दी और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। हमें अब बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने अपनी बैग से चादर निकालकर हम दोनों ने एक ही चादर लिया। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कभी मैं उसे देख रहा था तो कभी वह मुझे देख रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों चादर में न जाने क्या क्या बेतुक बातें करने लगे। हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह हो गया था। सारी रात हमें नींद नहीं आई। सुबह के 7 बज चुके थे और ट्रेन हुबली स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं और अंकिता अपने अपने स्थान से अलग होकर दूर बैठ गए। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली, जबकि अंकिता दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। आंटी जब उठी तो उन्होंने देखा कि हम दोनों ने एक दूसरे से दूर होने की कोशिश की है। उन्होंने अंकिता को देखा जो सोने का नाटक कर रही थी। आंटी ने उसे हल्के से झकझोरते हुए कहा, उठ बेटा, चल बाथरूम में फ्रेश हो लेते हैं। अभी चलेंगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद बहुत भीड़ हो जाएगी। अंकिता अनमने ढंग से उठ गई। फिर आंटी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, रोहन तुम भी उठ जाओ और फ्रेश हो लो। मैंने तुरंत चादर हटाई और उनके साथ चल पड़ा। हम तीनों बारी बारी से बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गए। इसके बाद हमने स्टेशन पर उतरकर पास के स्टॉल से चाय और नाश्ता लिया। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। उस समय भी हमारी बातचीत में हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। नाश्ता करने के बाद हम फिर से ट्रेन में आकर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। दिन भर का सफर यूं ही चलता रहा। हम तीनों ने साथ में खाना खाया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। लेकिन शाम के करीब 4 बजे अचानक ट्रेन रुक गई। पहले तो हमें लगा कि यह कोई सामान्य रुकावट है और ट्रेन जल्द ही चल पड़ेगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन नहीं हिली। थोड़ी देर बाद टीसी खिड़की के पास आया और हमें बताया, ट्रेन 3 घंटे के लिए रुकी रहेगी। इंजन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। यह सुनकर हम सभी निराश हो गए। अब ट्रेन में बैठे बैठे ऊब होने लगी थी। कोई भी यात्री अपनी जगह से उठ नहीं रहा था और ट्रेन में भीड़ पहले जैसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और रात के 10 बजे वो ट्रेन बेंगलोर पहुंची। स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो अंकिता और उसका परिवार अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। अंकिता के पापा उनका इंतजार कर रहे थे। वे एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने आंटी, पूजा और अंकिता को देखा, उनके चेहरे पर रोहन और खुशी छलकने लगी। उन्होंने आंटी से कहा, सफर कैसा रहा? आप सब ठीक हैं? आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सफर आरामदायक था। रोहन नाम के इस लड़के ने बहुत मदद की। वह बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी पत्नी और बेटियों की इतनी मदद की। मैंने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, यह तो मेरा फर्ज था। जैसे ही वे लोग कार की ओर बढ़ने लगे, अंकिता ने थोड़ा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और भावनाओं का समंदर था। मैं इस पल को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने झिझकते हुए कहा, अंकिता रुकना। वह ठिठकी और पलटकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने अपना फोन निकाला और कहा, तुम्हारा नंबर दे दो, बात होती रहेगी। वह मुस्कुराई और अपना नंबर मुझे दिया। मैंने भी अपना नंबर उसे दिया। यह पल हमारे बीच एक अनकहा वादा बन गया था। उस रात घर लौटते हुए मेरे मन में केवल अंकिता की यादें थीं। उसकी मुस्कान, उसकी बातें
और हमारी ट्रेन की यात्रा के दौरान बिताए हर पल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इसके बाद के 6 महीने हमारे जीवन के सबसे खास दिनों में से थे। हम कॉल और मैसेज के जरिए लगातार जुड़े रहे। हर दिन हमारी बातें घंटों चलती थीं। चाहे दिन हो या रात, हमारी बातचीत में एक अलग ही अपनापन और गहराई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान मैं अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं अंकिता के परिवार से शादी की बात नहीं करूंगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी 50,000 थी और मेरी पारिवारिक स्थिति भी अब ठीक हो चुकी थी। मैंने अपने दिल की बात अंकिता के परिवार के सामने रखने का फैसला किया। एक दिन मैं अंकिता के घर गया। आंटी ने मुझे देखकर खुश होकर स्वागत किया और तुरंत अंकिता के पापा को बुलाया। अंकिता के पापा मुझे देखकर बोले, हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने साहस जुटाकर कहा, अंकल, मैं अंकिता से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर पूछा, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अंकल, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है। मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ और मेरी पारिवारिक स्थिति अब स्थिर है। आंटी, जो मुझे पहले से ही मुझे जानती थीं, ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, यह लड़का बहुत अच्छा है। मैंने इसे ट्रेन में देखा है। यह न केवल हमारी बेटियों की बल्कि औरों की भी मदद करता है। उनकी बात सुनकर अंकिता के पापा ने मुझे कुछ पल देखा, फिर बोले, क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा, अंकल, अंकिता मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही अंकिता और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार इस खास दिन का हिस्सा बने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन कभी कभी सबसे खूबसूरत तोहफे वहीं देता है जहां आप उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। ट्रेन की वह यात्रा मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। वहीं मुझे मेरी जीवन साथी मिली और उसी सफर ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और हर दिन उस यात्रा को याद करके मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।